ज़रा चलो इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। कौन सा पहले करें? सेकंड? चलो सेकंड ही करें। ये क्या लिखा है? फ्रीलांसर्स मंथली अर्निंग, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट राहुल पेड फ्रीलांसर्स मंथली अर्निंग। अच्छा पहले ये बताओ, तुम लोग जानते हो फ्रीलांसर्स क्या होते हैं? फ्रीलांसर्स उनको बोलते हैं जैसे हम ही हैं, अभी किसी कंपनी के लिए काम करते हैं ना। अगर हम यही किसी कंपनी के लिए काम न करें और फिर कोई हमें किसी की प्रॉब्लम, किसी की ज़रूरत हो, उसके लिए जाके काम करें, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्रीलांसर्स। मतलब जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। हम लोग जैसे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर काम नहीं भी है तब भी हम उनके एम्प्लॉय हैं तो वो हमें सैलरी देंगे, भले उनके पास उस समय काम हो चाहे ना हो। और फ्रीलांसर्स उनको बोलते हैं जैसे जो कि किसी कंपनी में काम नहीं करते, डायरेक्ट काम उठाते हैं और डायरेक्ट करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्रीलांसर्स। ठीक है, तो वही कह रहा है एक फ्रीलांसर के मंथली अर्निंग के बारे में कह रहा है। अमित इज अ फ्रीलांसर, मतलब ये क्या है? फ्रीलांसर है और चार्जिंग 500 पर 500 रुपये पर घंटे वो चार्ज करता है जो भी काम करता है। फिर क्या कहते हैं, वो फर्स्ट वीक में, पहले हफ्ते कितने घंटे काम किया? 40 घंटे। ठीक है, जैसे कोई महीना शुरू हो रहा है 1 से लेकर 7 तारीख तक, पहले हफ्ते वो काम किया कितने? 40 घंटे। दूसरे हफ्ते 35 घंटे, तीसरे हफ्ते 45 घंटे, चौथे 30 घंटे। अब कह रहा है इफ ही अर्न्स ए 10% बोनस फॉर एवरी आवर एबव 40 इन अ वीक। मतलब कहने का ये है कि वो जिस हफ्ते में 40 घंटे से ज़्यादा काम करता है उसको 10% क्या मिलता है? बोनस। ठीक है, लेकिन बोनस 10% किस पे मिलता है? जब 40 घंटे से ऊपर से 5 घंटे काम किया ना। वैसे तो उसके 5 घंटे का कितना हुआ? 1 घंटे का 500 है तो 5 घंटे का कितना हुआ? 2500 2500। लेकिन जब वो जितने घंटे एक्स्ट्रा काम करता है उसके लिए उसको 10% कंपनी अपनी तरफ से क्या देती है? बोनस देती है। अब कह रहा है कैलकुलेट हिज टोटल मंथली अर्निंग्स। आई बात समझ में? तो एक काम करते हैं, एक नोटपैड क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ऐसे तो प्रोग्राम करते हैं। तो पहले क्या है, फर्स्ट वीक में कितना है? हाँ, तो ऐसे लिख देते हैं। कैसे लिखें? फर्स्ट वीक इक्वल्स टू क्या? 40। दूसरा क्या फिर है? सेकेंड वीक कितना है? 35। थर्ड वीक कितना है? 45। फोर्थ, देखो ये वेरिएबल का नाम है, हम XYZ भी ले सकते थे ना, लेकिन हम इस तरह का नाम ले रहे हैं जिससे हमको कोड समझने में क्या हो? आसानी। और चौथे हफ्ते कितने घंटे काम करता है? 30। अच्छा, बोनस की बात कब आती है? 40 घंटे से ऊपर। जब 40 घंटे से ऊपर होता है तो अब ये लिख देते हैं, इसलिए लिख देते हैं बेस, मतलब बेस आवर्स कितने हैं? 40 घंटे। 40 घंटे उसको करना होता है। अब उसके बाद अब ये देखते हैं, तो बोनस वाले घंटे कौन होंगे? बोलो। बोनस वाले घंटे होंगे बोनस आवर्स। बोनस वाले घंटे समझ रहे हो? जिन पैसे पे उसे क्या मिलेगा? 10% का क्या मिलेगा? बोनस। तो वो क्या है? थर्ड वीक में ही ज़्यादा काम किया है, थर्ड वीक माइनस बेस आवर्स।
इससे मिल जाएगा क्या, बोनस आवर्स। भाई कितने घंटे पे बोनस मिलेगा। अब अच्छा, जो बोनस है, ठीक है, अब ये भी निकाल लेते हैं 10% बोनस का कितना होगा। तो लिख देते हैं बोनस क्या, अमाउंट। अच्छा, बोनस अमाउंट क्या होगा, बोलो। वो जो बोनस क्या है, आर्स और गुणे कितना, 500। सिर्फ इतना ही नहीं होगा, बोनस अमाउंट क्या होगा यार, बोनस आवर्स गुणे 500। ये कितना हो गया, ये तो हो गया क्या, अमाउंट। 5 जैसे बोनस आवर्स 5 घंटे आया तो 500 का 5 घंटे के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2500। और इसका कितना परसेंट, 10%। परसेंट किसी का भी निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, इनटू परसेंट, मतलब 10/100। ये तो करते हैं ना, बोनस आवर्स गुणे 500 गुणे 10/100। ये हो गया इसका क्या अमाउंट, बोनस अमाउंट। अब इधर देखते हैं, टोटल आवर्स कितना होगा, टोटल कितना होगा, फर्स्ट वीक प्लस सेकेंड वीक प्लस थर्ड वीक प्लस फोर्थ। ये क्या हो गए, टोटल आवर्स हो गए, है ना। अब लिख देते हैं टोटल, और ये लिख देते हैं आवर्स अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, टोटल आवर्स गुणे ना गुणे क्या, 500। और अब लिखो टोटल अमाउंट बराबर क्या, आवर्स अमाउंट प्लस बोनस। और अब इसी को क्या करो, कंसोल डॉट लॉग, और अब लिखो, अच्छा, टोटल अमाउंट। इसको सेव करते हैं। और कहाँ रखें इसको, चलो इसी में रख देते हैं, नाम रख देते हैं इसका क्या, JS कोड। अंतिम में क्या होता है, एक्सटेंशन .js, और सेव कर, हो गया। अब देखो फिर से देख लो हम क्या किए हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए हैं, खुद ही बता दिया है हर हफ्ते कितने घंटे क्या किया है, काम किया है। पहले हफ्ते 40 घंटे, दूसरे हफ्ते 35, तीसरे हफ्ते 45, चौथे हफ्ते 30 घंटा। फिर बेस आवर्स हम मान रहे हैं कि एक महीने में उसे कितने, एक हफ्ते में कितना काम करना है, 40 घंटे। 40 घंटे से जब कम करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा करेगा तो क्या पाएगा, बोनस पाएगा। तो देखो फिर क्या हो गया, थर्ड वीक में अब कितने घंटे बोनस वाले हैं, थर्ड वीक में जितना था माइनस बेस आवर्स, तो पता चल जाएगा कितना, बोनस आवर्स। फिर बोनस आवर्स में 500 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और फिर गुणे 10/100, तो निकल जाएगा उसका 10%। फिर क्या किए, टोटल कितने घंटे काम किया है, तो चारों हफ्ते के घंटे क्या किए हमने, जोड़ दिए। और फिर इसके बाद घंटों का कितना पेमेंट आया, जितने घंटे आए गुणे 500, तो पता चल गया ये कितना पैसा घंटे के हिसाब से पाया, और प्लस कितना क्या पाया, बोनस। दोनों जोड़ दिए तो पता चल गया क्या, टोटल। अब इसको चला के देखते हैं, कैसे चलाओगे, CMD लिखो, इंटर मारो, और अब यहाँ लिखो क्या,
नोड स्पेस उसका नाम क्या था, JS Code.js। 75,250 रुपए की अर्निंग उसको हुई है। ये तो सिंपल चीज है ना, इस तो कोई भी अपनी मजदूरी जोड़ लेगा। अगर एक मजदूर से ही बोल दोगे कि तुम भाई अपनी मजदूरी जोड़ो, अगर इस हिसाब से मिलेगा, देख लेना धीरे धीरे अंगुली पे ही सही लेकिन जोड़ वो भी लेगा कि हर हफ्ता कितना काम किए हैं, कितने घंटे पे हमको बोनस मिलेगा। देखो अच्छा ये बताओ, मान लो उसी आदमी का रेट, ध्यान से सुनना इस बात को, उसी आदमी का रेट बढ़ जाए एक महीने बाद, या मान लो एक दूसरा आदमी है वो कितना चार्ज करता है, 600 रुपए पर घंटे, तब क्या करेंगे हम लोग बताओ? कहाँ 600 लिखेंगे? जहाँ 500 यहाँ भी 500 लिखा है तो यहाँ क्या कर देंगे 600, यहाँ भी 500 लिखा है तो क्या कर देंगे 600। अगर किसी का रेट 800 हो तो क्या करोगे, 800 कर दोगे ना। कहाँ 600 की जगह 800, 600 की जगह 800। तो बताओ जब रेट किसी का बदल रहा है तो कितनी जगह तुम चेंज कर रहे हो? 2 जगह, एक यहाँ इस लाइन में और एक इस लाइन में, 2 जगह बदल रहे हो कि नहीं? जरा ध्यान से देखो इस चीज को, बहुत जरूरी चीज है यहीं पे। अगर किसी का रेट 1000 होगा तो कहाँ कहाँ बदलाव करोगे? 2 जगह, एक तो यहाँ 1000 लिख दोगे और एक तो यहाँ 1000 लिख दोगे, यही करोगे ना। लेकिन सोचो, इसीलिए तो गणित में आए थे वेरिएबल्स। अगर एक समझदार आदमी होगा तो वो एक वेरिएबल बना लेगा, रेट बराबर मान लो जो भी है 800 लिख दिया। अब जगह जगह 800 नहीं लिखेगा, रेट नाम का क्या लिखेगा, वेरिएबल। क्या फायदा मिला ये करने का? अगर अब उससे कहा जाएगा किसी का रेट 900 रुपया है या 1200 रुपया है तो वो 2 जगह बदलाव नहीं करेगा, कितनी जगह करेगा? 1 जगह। वेरिएबल का कंसेप्ट गणित में इसीलिए है। तुम्हें सोचो, गणित का देखो फार्मूला लगाते थे, कई स्टेप्स पे सवाल होता था कि नहीं गणित का। अब वो वेरिएबल मानने का यही फायदा था कि वेरिएबल में वैल्यू डाल दो तो वो वैल्यू तुमको 10 जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 10 जगह तुम क्या लिखते थे? वेरिएबल का नाम। अब जैसे हमें देखो, हमें 800 की जरूरत है, एक तो ये बेवकूफ़ी कर सकते हैं कि 800 यहाँ भी लिख दें और 800 यहाँ भी, तो एक तो 2 जगह लिखा, कल को बदलना होगा तो 2 जगह जाके क्या करेंगे, बदलेंगे भी। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दे तो रेट बराबर 800, मतलब क्या किया, वही 800 वैल्यू को डाल दिया कहाँ, वेरिएबल के अंदर, और फिर उसके बाद उसको जहाँ जहाँ 800 की जरूरत थी वहाँ वहाँ रेट नाम का वेरिएबल क्या कर लिया, यूज कर लिया। देखो अब कितना आएगा, अच्छा दूसरा कुछ, अच्छा कितना हुआ, 1,20,400। अगर उसका 800 रुपये रेट होता तो इतना लगता, 500 है तो उतना। अब लेकिन इस तरह से कर सकते हो। वही तो कह रहे हैं, तुम लोगों को अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, जिस स्टाइल में और जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही तुमको भी करने की कोशिश करनी है। अब जैसे देखो, हाँ अभी सीख यही रहे, अभी तो सिर्फ यही सीखोगे कि किस तरह से तुमको वेरिएबल्स हैंडल करने हैं और किस तरह से बेसिक लॉजिक यूज करने हैं और क्या सिंटैक्स तुमको लिखना। मेन सबसे पहले तो यही है। और तुम्हें लग रहा है, देखो चीजें जो भी होंगी लेकिन लॉजिक इसी तरह से लगाए जाएंगे, इसी तरह से तुम भी पढ़ो ना। प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी रियल लाइफ में भी, जैसी है, देखो क्या लिखा है, अनीता टुक हर इलेक्ट्रिक कार ऑन अ 5-day रोड ट्रिप। ईच डे मतलब क्या हुआ,
रोज सी ड्रोव कितना 200 किलोमीटर, रोज वो 200 किलोमीटर ट्रेवल करती है। हर कार कंज्यूम्स 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर 5 km, मतलब 1 यूनिट बिजली लगती है किसमें 5 किलोमीटर। ईच यूनिट कॉस्ट, मतलब 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है 8 रुपये। हर कंपनी रीइंबर्सेस 70% ऑफ द टोटल ट्रिप कॉस्ट, मतलब कंपनी जो है वो 75% क्या कर रही है पे कर रही है। अब पूछ रहा है फाइंड आउट हाउ मच अनीता स्पेंट फ्रॉम हर ओन पॉकेट आफ्टर रीइंबर्समेंट। अब जैसे यही देखते हैं, अब ये दूसरी प्रॉब्लम, चलो यहाँ नीचे करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कितने दिन की ट्रिप है उसकी 5 दिन की, वैल्यू क्या है 5, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं क्या डेज इक्वल टू क्या 5। आगे बढ़ते हैं। ईच डे सी ड्रोव 200 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा ये तो हम पढ़े ही नहीं क्या, हर होटल स्टे कॉस्ट 1000 पर डे। तो पहले ये देखते हैं डे इक्वल डेज कितने हैं 5, और पर डे डिस्टेंस इक्वल टू कितना 200, ठीक है। तो अब ये भी निकाल सकते हैं हम क्या, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू पर डे डिस्टेंस जितना एक दिन में चला गुणे नंबर ऑफ डेज, ये हो गए उसके क्या टोटल डिस्टेंस। आगे बढ़ो फिर क्या है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर 5 km, लिखो क्या लिखे इसको km पर यूनिट इक्वल टू कितना 5, मतलब 5 किलोमीटर, वही है km पर, मतलब किलोमीटर पर यूनिट कितना है 5। अब बताओ तो और भाई देखो km पर यूनिट मतलब 1 यूनिट में कितने किलोमीटर जाती है 5, तो टोटल कितने यूनिट खर्च होंगे, तो लिख देते हैं टोटल ना यूनिट इक्वल टू हाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन km पर यूनिट। अब उसको पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। अच्छा और क्या है, हाँ यूनिट कॉस्ट क्या है 8 रुपये, तो लिख देते हैं पर यूनिट क्या कॉस्ट इक्वल टू 8, तो लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इक्वल टू टोटल यूनिट इनटू पर यूनिट कॉस्ट। अब पता चल गया कि कितनी बिजली उसकी खर्च हुई है। आगे बढ़ो, और हर होटल स्टे कॉस्ट कितना है 1000 पर डे, तो लिख देते हैं हाँ ये भी लिख देते हैं होटल स्टे पर डे इक्वल टू कितना है 1000, ठीक है। होटल स्टे पर डे इक्वल टू कितना है 1000, और डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसी तरीके से करना है, ठीक है। हर चीज को वेरिएबल में रखने के बाद यूज करना, ठीक है। अब ये लिख देते हैं टोटल होटल स्टे कॉस्ट इक्वल टू क्या होटल स्टे पर डे और गुणे नंबर ऑफ क्या डेज बाई डेज। अब ये पता चल गया होटल की कॉस्ट क्या है। अब लिखते हैं
टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और प्लस टोटल होटल स्टे कॉस्ट। और अब इसके बाद कंसोल डॉट लॉग और लिख देते हैं ऐसे टोटल। अच्छा अभी पूरा नहीं, अभी अच्छा अभी ये भी है ना 75% कौन रीइंबर्स कर रहा है, कंपनी पे करेगी तो 75%। तो पहले निकालते हैं कंपनी पेमेंट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट इंटू 75। वैसे ये भी सही नहीं है, लिखना तो ऐसे चाहिए, लिख देते हैं परसेंट इक्वल्स टू कितना है 75, तो टोटल कॉस्ट इंटू परसेंट बटे 100। अब ये लिख देते हैं कि एम्प्लॉई पेमेंट कितना होगा भाई, तो टोटल कॉस्ट माइनस क्या कंपनी। और अब जरा प्रिंट भी करा लेते हैं। प्रिंट कैसे कराएं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखो क्या, ऐसे लिख देते हैं सर टोटल कॉस्ट क्या इस प्लस और लिख देते हैं क्या टोटल कॉस्ट। ऐसे लिख देते हैं कंसोल डॉट क्या लॉग और लिख देते हैं कंपनी पेमेंट इज प्लस ऐसे ना, और फिर कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉइज ऑफ पेमेंट इज प्लस और लिख देते हैं क्या एम्प्लॉई पेमेंट। ये तो करना है तुम लोगों को, अब चाहो तो इसे चला के क्या करो, देख लो। देखो एरर आ रहा है, क्या क्या आ रहा है भाई, पर यूनिट कास्ट वाली लाइन। कौन सी लाइन है जहाँ पर यूनिट कास्ट लिखे हो, टोटल यूनिट गुणे पर यूनिट कहाँ लिखे हो, और टोटल यूनिट गुणे पर यूनिट कास्ट। तो क्या गड़बड़ है, देखो इसको बोल रहा है गड़बड़। क्यों, बिल्कुल यहाँ देखो जो पर यूनिट कॉस्ट लिखा है ये क्या है, इसमें यू कैपिटल में है, यहाँ यू किसमें है स्मॉल में। तो इसीलिए कहते हैं वेरिएबल के नाम लिखो मत, कॉपी करके क्या करो पेस्ट करो, तो टाइपिंग वाली गलतियाँ नहीं हो। देखो आ गया, टोटल कॉस्ट कितना हुआ 6600, कंपनी कितना पे करेगी 4950 और बंदा अपनी जेब से कितना पे करेगा 1650। ये प्रॉब्लम देखो, सॉफ्टवेयर ऐसे होते भी हैं यार, तुम जाओ नेट पे ऐसे और सॉफ्टवेयर मिलेंगे तुमको, तुम बस इतना बता दो, हम लोग तो एक ऐसे एप्लीकेशन पे काम भी किए हैं, तुम इतना बता दो कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है, तो वो सॉफ्टवेयर खुद ही आपका रूट बना देता था। और इसके बाद ये भी आपसे पूछता था आपकी गाड़ी कौन सी, फिर अपने आप ये बता देता था कि कितना पेट्रोल लगेगा, हाँ, और कितना कॉस्ट आएगी, एक रफ आइडिया
देता था। तो जिनको बहुत ट्रैवल करना होता है उनके लिए, या जिनको डिलीवरी करनी होती है जगह जगह जाके, तो उनके लिए ये क्या था, वो एप्लीकेशन इसलिए था ही, उसका नाम था, हम लोग तो उस पर काम किए हैं, अब भी चलता होगा, यूएस में चलता था, उसका नाम क्या था मालूम है? रूट फॉर मी। इसको यूज किया करते थे कौन लोग? कहीं है नहीं क्या? इसमें तो था, हाँ, इस ऐप के अंदर तुमको अगर वो ओपन करोगे, क्या कहते हैं, प्ले स्टोर पे तुमको रूट फॉर मी मिलेगा। अरे पेड है, पैसा भी चार्ज करते हैं। तो इसके लिए लोग यूज़ करते हैं कि जैसे कई बार कि किसी का साथ वाला या किसी का बच्चा कहीं घूमने जा रहा है तो है, तो वो भाई वो डाल दे अपने डेस्टिनेशन, तो अपने आप वो बता देता था कि कौन सा रूट लेना चाहिए, किस रूट पे ट्रैफिक मिलेगा, कौन सा रूट क्लीन होगा, इस पे कितना खर्च आएगा, इस पे कितना खर्च आएगा। इस सॉफ्टवेयर को और कौन यूज़ करते थे मालूम है? करते थे जो लोग डिलीवरी करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वाले। अब एक डिलीवरी वाले को 20 जगह डिलीवरी करनी है ना, तो आप 20 डेस्टिनेशन एक सॉफ्टवेयर में जाके क्या करो, भर दो, तो अपने आप आपका रूट वो प्लान करता था। जैसे देखो, मान लो एक आदमी है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, एक आदमी है इसके 1 किलोमीटर आगे, एक आदमी है 5 किलोमीटर इस साइड में, तो हम तो बेवकूफ़ होंगे ना कि अगर गए पहले 2 किलोमीटर, फिर आए, फिर गए 5 किलोमीटर, और फिर उसी रास्ते पे गए 3 किलोमीटर। हमको तो जब गए थे 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जाके हमको अपना रास्ता क्या कर लेना था, कंप्लीट कर लेना था ना। तो ये सॉफ्टवेयर यही करता है। आप अपनी जैसे दिन में आज की 20 डिलीवरी है, आप 20 डिलीवरी के पॉइंट्स बता दो, तो वो आपका रूट प्लान कर देता था कि आपको कैसे कैसे जाके सामान देना है, जिससे कम से कम डिस्टेंस में, कम से कम पेट्रोल में आप सारे सामान क्या कर पाओगे। इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं रूट प्लानर, इसलिए नाम भी लोगों ने क्या रखा है, रूट फॉर मी। ठीक है, इस पर हमने काम किया था लगभग 10 साल पहले। हाँ, 10 साल पहले हम लोग तब इस पर काम किए थे। और इस पर हम जब काम किए थे तो किसी कंपनी की तरफ से नहीं किए थे, एज ए फ्रीलांसर ही किए थे। मतलब हाँ, मतलब वो आपको पे करता था, वो ये रूट फॉर मी वाला हमको पे करता था। ठीक है, इसी तरह से है, जरा हर चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा मत सोचना इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, हर जगह चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लॉजिक ऐसे ही लगेंगे, सोचने का तरीका यही होगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी करो तो सबसे पहले उसे क्या करो, कई बार पढ़ो। सबसे पहली चीज़ यही होती है कि जो प्रॉब्लम मिले सबसे पहले उसे क्या करो, कई बार पढ़ो। जैसे अच्छा, जैसे ये है A family of 4 planned a picnic. एंट्री टिकट क्या है, 150 पर पर्सन, लंच 200 पर पर्सन, पार्किंग 100 टोटल, और आइसक्रीम 50 पर पर्सन। इफ दे हैव अ डिस्काउंट कूपन फॉर 10% ऑफ टोटल फूड आइटम्स, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट स्पेंड। अब लगाओ इसके लिए भी थोड़ा दिमाग। अब इसमें ये ध्यान देना है, पार्किंग किसी फूड, देख रहे हो जो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है वो फूड आइटम पे मिल रहा है, मतलब पार्किंग पे नहीं मिलेगा, अब टिकट पे भी नहीं मिलेगा। किस पे मिलेगा, लंच पे मिलेगा, और किस पे मिलेगा, आइसक्रीम पे मिलेगा। यही तुम्हें दिमाग लगाना है। जैसे ये लगा, अगर इसको करना हो कैसे करेंगे, ऐसे लिख देते हैं, हाँ ऐसे लिख देते हैं। पहले क्या है, पहले लिख देते हैं तो पर्सन्स इक्वल टू कितने, 4, टिकट, चलो प्राइस बराबर कितना है, 200, और लंच कितना है, नहीं टिकट कितने का है, अच्छा टिकट 150 का है, लंच 200 का, लंच कितने का, 200 का, और पार्किंग कितना है, 100 रुपये, और ये टिकट कितने का है, 150, और फिर
आइस क्रीम इक्वल टू कितने का, 50 है ना। अब देखो पार्किंग सबका अलग अलग तो नहीं लगेगा, लेकिन पार्क भाई एक ही गाड़ी से जाओगे तो पार्किंग तो एक ही लगेगा ना, लेकिन लंच तो सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। टिकट सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। और डिस्काउंट तुम्हें सिर्फ किस पे मिलेगा, फूड आइटम पे। तो पहले ये निकालते हैं, फूड कॉस्ट है ना, बराबर क्या होगा बताओ, होगा फूड कॉस्ट हो जाएगा क्या, लंच गुड़े लंच, लेकिन नहीं पहले लंच प्लस आइस क्रीम और इनटू 4। अब देखो ये गणित गलत है यार, तुम हम लोग गणित में भी करते थे ना, तो पहले लंच और आइसक्रीम जोड़ने हैं तब 4 से गुणा करना है ना। यहाँ तो ये ऐसा कर देगा, लंच प्लस आइसक्रीम मतलब 400 किलो भाई। लंच प्लस क्या होगा, आइसक्रीम, जबकि हमें लंच और आइसक्रीम का जितना वो आया है वो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लंच को, तो लंच और आइसक्रीम पहले क्या करेंगे, जुड़ेंगे, और फिर 4 मत लिखो, 4 की जगह क्या लिखो, पर्सन्स। तो ये हो गया क्या, फूड कॉस्ट। अब फूड कॉस्ट पे 10% का क्या है, डिस्काउंट, तो ऐसे निकाल लेते हैं। परसेंट कितना है पहले ये देखते हैं, बराबर कितना है 10। अब तब निकालते हैं क्या, डिस्काउंट बराबर फूड कॉस्ट इनटू परसेंट बटे 100, है ना। हो गया कि नहीं हो गया बोलो। अब इसके बाद ये तो पता चल गया डिस्काउंट, तो लिख देते हैं ऐसे लिख देते हैं, नेट फूड कॉस्ट बराबर, तो जो फूड का क्या आया है, कॉस्ट आया है, माइनस जो क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो ये पता चल गया कि भाई उनके खाने का क्या खर्चा आया। अब क्या बचा है, टिकट, ये भी लिख देते हैं, टिकट, एक मिनट, टोटल टिकट प्राइस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टिकट प्राइस इनटू पर्सेंट। इससे पता चल जाएगा क्या, टोटल टिकट का प्राइस। इसके बाद पार्किंग तो सबके लिए क्या है, कॉमन ही है, तो इसके बाद अब लिख देंगे टोटल कॉस्ट बराबर क्या, डाल देते हैं नेट फूड कॉस्ट प्लस क्या, पार्किंग प्लस टोटल टिकट प्राइस। अब अगर हमें वही आंसर प्रिंट कराना हो तो इसके लिए फिर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, मान लो हम पूरा करना चाहते हैं किसका किसका अलग अलग क्या आया, तो कंसोल डॉट लॉग, पहले ये प्रिंट करा देते हैं, क्या लिख देते हैं, फूड कॉस्ट इज प्लस वही नेट फूड कॉस्ट। ये तो हो गया भैया फूड का खर्चा, और ऐसे ही कॉपी करके और फिर ये लिख देते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है टोटल कॉस्ट, या ये निकाल देते हैं, अच्छा हाँ, टोटल टिकट प्राइस ऐसे, फिर कंसोल डॉट लॉग और लिख देते हैं क्या, टोटल कॉस्ट इज
ठीक है। और अब इसको कैसे चलाना होगा, आसान है ना। देखो फूड कॉस्ट टोटल कितना आया 900, टिकट का प्राइस कितना आया 600 और टोटल कॉस्ट 1600। कैसे 100 रुपये पार्किंग का भी तो है, 900 6 15 और एक पार्किंग का हम अलग से प्रिंट नहीं कराए क्योंकि पार्किंग तो हमें पता ही है कितने की है 100 रुपये। इसी तरह से तुम लोग को थोड़ा यार अप्रोच करना है, पहले थोड़ा अप्रोच लगाना सीख जाओ। अब जैसे ये है, अब ये क्या है बताओ, अच्छा कि अमित कैन चूज बिटवीन, मतलब किसी जिम में जा रहा है तो वहाँ जिम में 2 प्लान है कि या तो 600 रुपये क्या दो पर मंथ दो और 50 रुपीज़ पर विजिट, मतलब ऐसा जिम है अगर वहाँ तुम अपना जिम जाना स्टार्ट किए तो 600 रुपये हर महीने तो लेगा और रोज का कितना लेगा 50 रुपये। फिर प्लान बी है, वो कहता है कि 1000 दो, फिर चाहे महीने में चाहे जितनी बार जाओ। अब पूछ रहा है कि वो एक महीने में कितनी बार जाने वाला है 18 बार, तो यही बताओ उसके लिए कौन सा प्लान लेना अच्छा होगा। तो तुम्हें दोनों प्लान का क्या करना है, दोनों प्लान का दाम निकाल लेना है कि इस प्लान में 18 दिन में कितना खर्चा आएगा और उस एक प्लान का तो पता ही है कितना है 1000 रुपये। भाई जो कम पड़ेगा वही वाला प्लान कस्टमर क्या करेगा, लेगा। कैसे करेंगे इसको भी ऐसे, हाँ क्या लिखें, लिखते हैं ऐसे क्या, प्लान ए मंथली क्या, देख रहे हो वेरिएबल का नाम कितना क्या कर रहा है, बड़ा हो जा रहा है ना। लेकिन जो भी है बड़ा हो इससे घबराओ मत एक्स वाई जेड, लेकिन संपूर्ण और समझने में कितना अच्छा, तुम्हें हर चीज़ पता चलेगी कि क्या हो रहा है। मान लो जैसे अच्छा एक बात और समझो, हम लोग ऐसा नहीं करते ऑफिस में कि गए कोड लिखे और कोड लिख के फेंक दिए। आज पता चला 2.5 साल पहले आप सकता है अभी हम अपना ऑफिस में सिस्टम खोलें और मेरे पास एक काम आए और उस काम में ये हमें करना पड़े कि आज के 2.5 साल पहले जो कोड लिखा था आज हमें उसके अंदर घुस को उसको ठीक करना। मतलब हम लोग जो कोड लिख रहे हैं काम चल रहा है, पता चला आज जो कोड लिखे हमें 3.5 साल बाद कहा जाए कि अरे यार उस कोड में देखो ये गड़बड़, ये चीज गड़बड़ हो रही है, तो 3.5 साल बाद हम उस कोड को दोबारा क्या करेंगे, खोलेंगे और उसे क्या करेंगे, सही करेंगे। तो बताओ 3.5 साल या 2.5 साल बाद पहले हम क्या किए थे, हमें याद होगा? बिल्कुल नहीं याद होगा भाई, हम तो रोज काम कर रहे हैं। 1.5 साल पहले क्या किए थे हमसे पूछोगे, हमें थोड़ी नहीं याद होगा। अरे उस समय काम आया था कर दिए, आगे बढ़े और आगे काम करने लगे। लेकिन 1.5 साल बाद जरूरत पड़ी कि उस काम में कुछ गड़बड़ आ रही है, उस काम को क्या करो, ठीक करो, तो हम जाएंगे 1.5 साल, तो 1.5 साल बाद हमें देख कुछ भी याद नहीं आएगा। अब अगर यही वेरिएबल के नाम हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी दिए होते तो अपना रिपोर्ट देखते 1.5 साल बाद तो अपना सिर कुछ लाते ना कि कर क्या रहे हैं यार, क्यों लिखे थे, क्या पर्पस था। लेकिन अगर यही वेरिएबल्स के नाम अपने ढंग से लिखे होंगे तो कोड देखते ही हमें समझ अच्छा है यहाँ तो हम वो फूड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमें ये निकालना था, तो सब साफ साफ लिखा है। इसलिए वेरिएबल्स के नाम हम ऐसे रखते हैं जो प्रॉपर, जिससे समझ में आए कि इसमें कौन सी वैल्यू रखनी है और कौन सी वैल्यू रखनी नहीं है। बस नियम यही याद रखना है, वेरिएबल के नेम में स्पेस इस्तेमाल मत कर। प्लान ए मंथली चार्ज कितना है 600, ठीक है। और ये प्लान ए पर डे चार्ज कितना है भाई 50, और डेज कितने हैं भाई 18, है ना। तो अब देखते हैं प्लान ए का चार्ज क्या होगा, तो लिख देंगे हम लोग प्लान ए क्या चार्ज बराबर प्लान ए मंथली चार्ज ना, प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें प्लान ए पर डे चार्ज और पूरे क्या डेज, तो हमें ये प्लान ए का चार्ज मिल जाएगा। अब लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग
और प्लान बी तो हमें पता ही है कितना है, 1000 रुपये। 1000 रुपये एक बार दो, फिर चाहे प्लान लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं प्लान ए चार्ज इज प्लस ठीक है। अब इसको चलाएं। प्लान ए में उसको कितना खर्चा देना पड़ेगा, 1500 रुपये। और इकट्ठे वाला जो प्लान है वो कितना मांग रहा है, 1000 रुपये। तो ये प्लान बी लेगा, प्लान ए नहीं लेगा, है ना। देखो कोई बहुत मुश्किल थोड़ी ना है यार, ये तो उंगलियों पे जो लोग जोड़ घटाने पूरा बात करते हैं, अनपढ़ लोग वो भी जोड़ लेंगे कि किसमें सस्ता पड़ेगा और किसमें क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। वो उंगलियों पे जोड़ लेते हैं। बस तुम्हें वही काम करने का क्या लिखना है, स्टेप लिखना है। अब जोड़ने घटाने वाला काम तुम नहीं करोगे, तुम सिर्फ वो काम करने का लॉजिक और लिख दोगे कि इस काम को करना कैसे है, किसमें गुणा करना है, किसमें भाग करना है, ये तुम लिख के छोड़ो। बाकी तुम्हारे लिए गुणा भाग और सारा काम कौन करेगा, ये सिस्टम या ये कंप्यूटर करेगा। अब तुम्हें दिमाग रखना, एक बार दिमाग कब लगेगा, बस यही लिखने के टाइम, बस यही क्या करने के टाइम पे, लिखने के टाइम। इसके बाद एक नहीं, इसको 1000 बार चलाओ, ये हजारों बार तुम्हारे लिए खुद से गुणा भाग करेगा। यही इंसान होता तो क्या करता, हर बार गुणा भाग करता। आई बात समझ में कुछ? हाँ हाँ, डॉलर भी है जेएस में। ये देखो, हाँ वो देखो, ये जावा स्क्रिप्ट है। देखो अभी इसलिए जावा स्क्रिप्ट है, मेनली अभी हम आगे देखेंगे कौन सी टाइप स्क्रिप्ट, वहाँ पे सारे नियम कानून मानने पड़ेंगे। जेएस थोड़ी लूज कपल्ड लैंग्वेज है। चलो ये तो देखेंगे, पहले ये देखो ये क्या है। वी आर रजिस्टर्ड फॉर एग्जाम, ईच एग्जाम हैज रजिस्ट्रेशन फीस कितनी की है, 1200, और प्रैक्टिस टेस्ट फीस कितनी है, 400। इफ सी रजिस्टर्स फॉर मोर देन 3 एग्जाम, सी गेट्स अ फ्लैट 500 रुपीज डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, फाइंड द टोटल अमाउंट वी आर पेड। मतलब दिया है उसको 4 एग्जाम दे लें, और ईच एग्जाम मतलब हर एग्जाम की फीस कितनी है, 1200 रुपये, और प्रैक्टिस टेस्ट की फीस कितनी है, 400, है ना। तो 4 एग्जाम लेना है उसे। अगर वो कितनी रजिस्टर कर रही है, इफ सी रजिस्टर फॉर मोर देन 3 एग्जाम, मोर देन 3 एग्जाम का मतलब एग्जाम, मोर देन 3, मोर मतलब ज्यादा, 3 से ज्यादा क्या होता है, 4, मतलब उसने कितने दिए हैं, 4 एग्जाम दिए, ठीक है। तो उनको ये निकालना है कि कितना करना है। अब 1200 रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, 400 किसकी हो गई, एग्जाम टेस्ट फीस हो गई। तो टोटल फीस कितनी हो गई, एक की 12 और 4 16। अब एक वेरिएबल 1200 रजिस्ट्रेशन फीस का लेंगे, एक प्रैक्टिस टेस्ट का लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा एक एग्जाम की कॉस्ट कितनी है, और वो कितने एग्जाम देने जा रही है, 4। तो 4 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितना है। और फिर इसके बाद 500 उसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि भाई 3 से ज़्यादा एग्जाम में बैठ रही है तो क्या पा रही है, 500 का डिस्काउंट, कितने में पा रही है, 4 एग्जाम में बैठ रही है ना। और यहाँ बताया गया अगर 3 से ज़्यादा, अगर इसी सवाल में ऐसे लिख दिया जाए तो अब उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कितने एग्जाम के लिए जा रही है, 3, और डिस्काउंट कब मिलेगा, मोर देन 3, मतलब 3 से ज्यादा, 3 के नहीं। अब वही 500 का डिस्काउंट तुम नहीं करो। अगर ये 5 होगा तो तब भी डिस्काउंट मिलेगा, 3 से ज्यादा 4 भी होता है, 3 से ज्यादा 5 भी। तो चाहे यही थोड़ा सा दिमाग ही तो लगाना है। अब इसलिए क्या है, अ डिलीवरी राइडर अर्न्स 25 पर डिलीवरी, ठीक, और ऑन वीकडेज ही कंप्लीट्स 15 डिलीवरीज पर। वीकडेज जानते हो किसे कहते हैं,
वीक हम लोग बोलते हैं वीक डेज और वीकेंड्स। मंडे टू फ्राइडे को बोलते हैं हम लोग क्या, वीक डेज, ठीक है। और सैटरडे संडे को बोलते हैं क्या, वीकेंड, मतलब वीक का या हफ्ते का क्या, एंड। जैसे हम लोग AIT में जॉब करते हैं ना, तो हम लोग का क्या रहता है, वीकेंड ऑफ रहता है, मतलब सैटरडे संडे हमारा क्या रहता है, छुट्टी रहती है, ठीक है। वही कह रहा है कि वीक डेज में, अब तुम्हें पता होना चाहिए, एक हफ्ते में 5 वीक डेज होते हैं और 2 क्या होते हैं, वीकेंड होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है ऑन वीक डेज ही completes 15 deliveries per day. On weekends, he completes 25 deliveries per day. There are 5 weekdays and 2 weekends in a week. देखो बता भी दिया है ना। और अगर ये ना भी पता था तो भी आपको इतना समझना चाहिए कि वीकडेज मतलब मंडे टू फ्राइडे होता है, वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे। तो वीकेंड्स 2 दिन का होता है और वीकडेज 5 दिन के होते हैं। He gets a 500 bonus if total deliveries is greater than 100. He gets a 500 bonus if total deliveries is greater than 100. थोड़ा सा अधूरा लग रहा है इन, मतलब अगर एक घंटे में, एक हफ्ते में वो 100 से ज़्यादा डिलीवरी करता है तो उसको 500 का क्या मिलेगा, बोनस, है ना। तो बताओ उसकी टोटल वीकली अर्निंग क्या है। तो करते हैं चलो इस तरह से। अब ऐसे लिख देते हैं, वीक डेज इक्वल टू कितना है, 5, और वीकेंड्स इक्वल टू कितना है, 2, है ना। अब ये लिखते हैं वीकेंड्स, या ये भी लिख देते हैं वीकेंड डेज 2, 5, और वीकेंड डेज कितने हैं, 2। अच्छा, वीक डेज क्या है, डिलीवरी, है ना, पर डे इक्वल टू कितना है, 15। और ऐसे ही वीकेंड्स डिलीवरी पर वीकेंड्स डिलीवरी पर डे इक्वल टू कितना है, 25, है ना। अच्छा, और क्या सवाल में लिखा है भाई, देखते हैं, पढ़ते हैं। और 500 का बोनस मिलता है अगर उसकी 100 डिलीवरी से ज़्यादा होती हैं तो लिख देते हैं बेस डिलीवरीज इक्वल टू कितनी है, 100, ठीक। अब पहले सारी डिलीवरीज इसकी निकालते हैं, तो कैसे होगा, देखो क्या टोटल इक्वल टू, तो वीक डेज डिलीवरी और टुडे क्या, वीक डेज। इससे निकल जाएगा कि मंडे टू फ्राइडे में उसने कितनी डिलीवरी की, और इसको फिर जोड़ देते हैं किससे, वीकेंड डिलीवरीज इनटू, और फिर क्या, अब इसके बाद अब ये लिखते हैं बोनस डिलीवरीज बराबर क्या, टोटल डिलीवरी माइनस क्या, डेज डिलीवरी। तो ये पता चल गया बोनस वाली कितनी है, ठीक है। और कुछ बताया है, 25 रुपये क्या पे करते हैं पर डिलीवरी, और 500 का बोनस मिलेगा अगर 100 से ज़्यादा होगा तो, ठीक है। तो बताओ 100 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा,
15 पचे 75 और 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 125, जो कि किससे ज़्यादा होगा 100 से ज़्यादा होगा, मतलब इसको बोनस मिलेगा। अब इसके बाद वैसे डिलीवरी टोटल डिलीवरी तो पता चल गया है ना, हम ये निकालते हैं क्या कॉस्ट, या ऐसे लिख देते हैं डिलीवरी कॉस्ट बराबर क्या टोटल डिलीवरी इनटू, और एक का क्या है 25 रुपये ना, लिख देते हैं पर डिलीवरी कॉस्ट इक्वल टू कितना 25 रुपये। और यार सेम ऐसा ही उनके साथ होता है जो फ्लिपकार्ट की डिलीवरी नहीं करते, ऐसे ही उनका भी होता है, दिन में इतना करते हैं, जितनी ज़्यादा डिलीवरी मारते हैं उनको बोनस या इंसेंटिव देते हैं, सेम ऐसे ही होता है, ऐसे ही लॉजिक उन सॉफ्टवेयर में लिखे गए होते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी कॉस्ट ये हो गई। अब इसके बाद क्या हो गया, हाँ तो चलो ये निकाल देते हैं, कंसोल डॉट लॉग और फिर क्या लिख देते हैं डिलीवरी कॉस्ट, सिर्फ यही नहीं यार, एक मिनट, तो डिलीवरी कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट क्या होगी डिलीवरी कॉस्ट और प्लस 500 का उसको बोनस भी तो मिल रहा है ना, प्लस 500, तो यही टोटल कॉस्ट उसको टोटल कॉस्ट कितना आया 3625। आई बात समझ में? हाँ अच्छा, ये देखो पहली बात तो तुम्हारे वेरिएबल्स में वो स्पेलिंग नहीं चेक करता। जैसे हमको कुछ भी लिखना है, मान लो हमको किसी चीज़ स्पेलिंग हम चाहे जो लिख सकते हैं, बस ये इसके बाद जैसे हमने आज वो सही वाली स्पेलिंग कर, अरे यार एक्स देते काम को तब भी करता है, स्पेलिंग मैटर नहीं करती। अगर ये स्पेलिंग लिखने हो तो इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ भी गलत ही स्पेलिंग, अब ऐसा नहीं यहाँ गलत स्पेलिंग लिख दिए और यहाँ क्या कर दिए सही कर दिए, इसके लिए गलत। वैसे तो वो कहता है एक्स भी नाम रख लोगे, यहाँ पर मान लो डिलीवरी कास्ट की जगह हम क्या लिखते हैं वेरिएबल का, तो बस अब हम यहाँ क्या लिखेंगे तो स्पेलिंग या कुछ मैटर नहीं करता। आप वेरिएबल को जो नाम दे रहे हैं उसको जहाँ यूज करोगे एग्जैक्ट उसी नाम से आपको यूज करना होगा। अगर वहाँ स्पेलिंग गलत लिखी है तो यहाँ भी स्पेलिंग गलत लिखो, है ना। देखो एक्स कर दिया है ना, ऐसा थोड़ी ना डिलीवरी लिखने से वो काम कर रहा है कंप्यूटर, एक्स भी लिख देंगे तब भी काम करेगा। अभी क्या है कितना 3625। तो अब तुम लोग अप्रोच कर ले रहे हो नहीं, थोड़ा तुम लोगों का क्या है हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम भेजी जा रही हैं, तो एक काम करते हैं आज हम और भेज देंगे 10-5 इसी तरीके से क्या करो थोड़ा और कर लो, तुम्हारा फिर तुम्हें एटलीस्ट दिमाग तो कुछ लगा पाओगे, वेरिएबल्स बना पाओगे। तुम्हारा दिमाग अभी इतना होना चाहिए कि वैल्यू देखना है तो उसको वेरिएबल में डालना है, वेरिएबल को क्या नाम देना है ना, बस यही चीज़ तुमको अभी देखनी है और किस तरह से तुम्हें अप्रोच करना है। पहले ध्यान से 4 बार पढ़ो, उसे समझो और उसके बाद एक लाइन करके लिखते जाओ और फिर इसे चला के देखो सही चल रहा है या नहीं। क्लियर है ये? तो चलो आज इतना ही रखते हैं। तुम लोगों को 10 प्रॉब्लम और भेज देंगे, एक बार उसको कर डालो और फिर इसके बाद हम लोग अब इसके बारे में प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा अब नियम कानून इसके जानना क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। अभी तो बहुत बेसिक चीज़ हम लोग देख रहे हैं।
अच्छा अभी जैसे एक चीज है, ये कोड क्या कर ले रहा है बताओ भाई, टोटल कॉस्ट निकाल ले रहा है कि नहीं? कितने लाइन का कोड? 10-12 लाइन का है। अगर यही काम हमें 10 बार करना हो तो हम क्या करेंगे, यही 10 लाइन क्या करें, कॉपी करें और इसी लाइन को 10 बार क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो यही लाइन कितनी बार चलेगी? 10 बार चलेगी ना। देखो चला कि नहीं 10 बार? 10 बार चलेगी तो 10 बार आएगा कि नहीं आएगा? और ऐसी जरूरत आगे पड़ेगी। लेकिन हम लोग ये बेवकूफ़ी आगे नहीं करेंगे। पता चला किसी काम को करने के लिए 15 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, और वही काम हमें 20 बार लिखना है। तो हम 15 लाइन को 20 बार कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, तब तो कितनी लाइन हो जाएंगी? 15 गुणे 20 कितनी लाइन हो जाएंगी? 300 लाइन हो जाएंगी ना। ये बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे ना। इंटू नहीं होगा यार, इंटू तो होगा नंबर्स में ना। हम यहाँ कह रहे हैं कि हम कोड लिख रहे हैं कुछ की, हम कोड भी किसी काम को करने का क्या लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं। और वो कोड लिखने में हमें कितनी लाइनें लगी? 20 लाइनें। अब उसी कोड की अगर हमें 25 बार जरूरत हो, तो अगर वही 20, एक तो रास्ता ये है कि वही 20 लाइन क्या करें, कॉपी करें और 25 बार क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो लेकिन मेरा कोड कितने लाइन का हो जाएगा? 500 लाइन का ना, है ना। तो इसी चीज़ के ऊपर देखेंगे कि कैसे, बजाय कि अगर यही करना हो काम तो हम 500 लाइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 45 लाइन लिखेंगे और वो काम हो जाएगा 25 बार। समझ रहे हो? ना इसलिए नहीं कह रहे हैं। 20 लाइन का कोड लिखना है और कितनी बार कोड लिखना है? 25 बार। तो 20 और 25 कितना हुआ? 45। और एक बार बता दें, 2 लाइन और लगेगी, कितनी लाइन हो जाएंगी? 47। कहाँ 500 लाइन लिख रहे थे और कहाँ कितनी लाइन लिख रहे हो? 47 लाइन। तो ये सही रहेगा कि नहीं? तो हाँ, तो ये चीज़ अब अगली क्लास में हम लोग यही देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ प्रोग्रामिंग में क्या होती है मालूम है? एक वर्ड है, आपको बार बार सुनने को मिलेगा तुमको, यूज करना जानते हो ना? यूज करना एक वर्ड होता है, रीयूज करना। क्या करना? रीयूज का मतलब है उसी चीज को दोबारा करने के बजाय बनी हुई चीज को दोबारा यूज कर लेना। तो प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट चलता है जिसे बोलते हैं क्या? रीयूजेबिलिटी। क्या बोलते हैं? रीयूजेबिलिटी। एक वर्ड चलता है रीयूजेबल, मतलब हमारा कोड रीयूजेबल होना चाहिए। हमारे कोड के अंदर क्या होनी चाहिए? रीयूजेबिलिटी। एक बेवकूफ आदमी जिसको रीयूजेबिलिटी का अंदाजा नहीं होगा, वही उस लाइन को, वही कोड को कितने लाइन में लिखेगा? 500 लाइन में। और एक आदमी जिसको प्रोग्रामिंग का बेसिक कंसेप्ट पता है रीयूजेबिलिटी, वो जानते हो कितने लाइन में करेगा? 47 लाइन में कर देगा। तो वो लाइनें भी ज़्यादा लिख रहा है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा कर रहा है, सारी प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक रूल क्या है मालूम है? ट्राई, DRY। ट्राई का मतलब क्या है? डोंट रिपीट योरसेल्फ। अपने आप को वही चीज दोहराओ मत। अगर वही चीज की 10 बार जरूरत है तो ऐसा दिमाग लगाओ कि एक बार बनाओ और 10 बार क्या कर लो, उसको यूज कर लो, बजाय कि 10 बार बनाने। ठीक है। तो चलो अभी हम प्रॉब्लम देंगे, पहले वो करो, ठीक है, फिर हम लोग